बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह क्लास है BSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम सॉल्व कराएंगे केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर। यह मॉडल पेपर उन सभी छात्र छात्राओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा जिनके एग्ज़ाम में इस बार ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न आने हैं, यानी जिनके एग्ज़ाम में MCQ क्वेश्चंस आने हैं। उनके लिए यह वीडियो खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों ये वीडियो राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी छात्र छात्राएँ हमारे साथ राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हैं, उन सभी के लिए वीडियो खासकर महत्वपूर्ण होगी। साथ ही साथ यह DD यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए इंपॉर्टेंट होगी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए इंपॉर्टेंट होगी, कानपुर विश्वविद्यालय, साथ ही साथ आगरा यूनिवर्सिटी और मासू काम्बरा यूनिवर्सिटी के लिए भी यह वीडियो खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। ओके, यानी ध्यान रखिएगा, मैं बताता रहता हूँ हर क्लास में स्टार्टिंग में कि ये पाठ्यक्रम आपका NEP के अंतर्गत है। तो NEP के अंतर्गत पाठ्यक्रम तो सेम है, लेकिन पेपर पैटर्न हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग है। वो डिपेंड है यूनिवर्सिटी पर कि वह पेपर आपका किस मोड में करवाएगी। ओके, तो जिनके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने हैं उनके लिए मॉडल पेपर खासकर महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों आज के इस मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति प्रदर्शित होती है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति प्रदर्शित होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा, या कंपटन प्रभाव द्वारा, या विवर्तन प्रभाव द्वारा, या फोटोग्राफिक फिल्म द्वारा। तो आपको बताना है इसमें इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति जो होती है वो किस प्रकार से प्रदर्शित होती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति है वह दोस्तों विवर्तन द्वारा होती है। प्रकृति जो प्रदर्शित होती है वो विवर्तन द्वारा प्रकाशित होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होगी। तो हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में जो एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी वह होगी 13.6 अपान n² eV। ओके, तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री को अलग करने में सक्षम इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमर, ज्यामितीय आइसोमर, या फिर ए व बी दोनों। ठीक है, तो आपको इसमें बताना था कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री को अलग करने में सक्षम नहीं है। तो दोस्तों ये दोनों सक्षम नहीं है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री को अलग करने में ये दोनों सक्षम नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लांक का समीकरण। इनमें से प्लांक का समीकरण आपको बताना है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। प्लांक का समीकरण क्या है। ओके, आप सभी के द्वारा इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है लैम्डा = h/mc। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है E = mc²। ऑप्शन सी दिया गया है del P × del x = h/4π। और ऑप्शन डी दिया गया है E = hb। तो इनमें से प्लांक का समीकरण कौन सा है ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी E = mc²। यह प्लांक का नियतांक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि अणुकक्षक सिद्धांत के आधार पर O2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। ये अणुकक्षक सिद्धांत के आधार पर आपको बताना है कि O2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो पहला ऑप्शन दिया गया है आपका 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी दिया गया है 3 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 0। तो चलिए आप सब बताइए कि इस आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर, यानी कि MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर ऑक्सीजन यानी O2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या इसमें होगी वो 3 होगी। ठीक है, कितनी होगी यहाँ पर, 3 होगी। ऑप्शन सी यहाँ पर इसमें आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रक्रम की सफलतापूर्वक व्याख्या किसने की थी। पहला ऑप्शन है बोर, ऑप्शन नंबर बी है आपका मैक्सवेल, ऑप्शन सी दिया गया आइंस्टीन और ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया प्लांक ने। तो चलिए आप सब इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रक्रम की जो सफलतापूर्वक व्याख्या की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो ये आइंस्टीन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, आइंस्टीन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 कि पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति को प्रतिपादित किया गया।
प्रकाश की जो द्वितीय प्रकृति है वो किसने प्रतिपादित किया था? डी ब्रॉगली ने किया था, या फिर श्रोडिंगर ने किया था, या फिर आइंस्टीन ने, या फिर मैक्सवेल ने? तो पदार्थ की द्वितीय प्रकृति को जो प्रतिपादित किया था वो लुइस डी ब्रॉगली ने किया था। इस प्रकार से आपके 13 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, डी ब्रॉगली समीकरण इनमें से कौन सा है? डी ब्रॉगली का समीकरण इनमें से कौन सा है? तो आप सभी को पता है डी ब्रॉगली का जो समीकरण है वो लैम्डा इक्वल टू H/mb है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी बराबर होता है, बी बराबर होता है। पहला ऑप्शन है सी इंटू लैम्डा, ऑप्शन बी दिया गया है सी अपान लैम्डा, और ऑप्शन सी कह रहा है लैम्डा अपान सी, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बी बराबर जो होता है वो सी अपान लैम्डा होता है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक सेमी तरंग में तरंग संख्या क्या कहलाती है? एक सेमी तरंग में तरंग संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है, या तरंग दैर्घ्य कहलाती है, या फिर तरंग संख्या कहलाती है, या कोई नहीं? तो एक सेमी में तरंग से तरंग दैर्घ्य की जो तरंग की संख्या है वो क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रति क्वांटम ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रति क्वांटम ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ऑप्शन ए दिया गया पराबैंगनी, बी है अवरक्त, ऑप्शन सी है एक्स किरणें, और डी दिया गया है रेडियो तरंगे। तो दोस्तों इसमें से आपको ध्यान रखिएगा, प्रति क्वांटम ऊर्जा वाली जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है वह है एक्स किरणें। कौन सी हैं? एक्स किरणें आपकी हैं। ये एक्स किरणें जो हैं ये प्रति क्वांटम ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बल स्थिरांक की सीजीएस पद्धति में इकाई क्या होगी? सीजीएस पद्धति में बल स्थिरांक की इकाई क्या होगी? तो पहला ऑप्शन दिया गया डाई सेंटीमीटर इनवर्स, ऑप्शन बी दिया गया जूल सेंटीमीटर इनवर्स, ऑप्शन सी दिया गया है कि डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी ऑप्शन है जूल सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बल स्थिरांक की जो सीजीएस पद्धति में इकाई है दोस्तों वो डाइन होती है। तो डाइन सेमी स्क्वायर इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। सीजीएस पद्धति में क्या है? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, बल नियतांक की इकाई क्या होती है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि डाइन प्रति सेमी, बी ऑप्शन है जूल सेमी स्क्वायर, सी ऑप्शन दिया गया है डाइन सेमी स्क्वायर, और डी ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो बल नियतांक की जो इकाई होती है वह होती है डाइन प्रति सेमी। क्या होती है? डाइन प्रति सेमी होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि सर्वाधिक ऊर्जा वाले विकिरण इनमें से कौन से हैं? सर्वाधिक ऊर्जा वाले विकिरण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है अवरक्त, ऑप्शन बी आपका है दृश्य, और सी दिया गया पराबैंगनी, और डी आपका है माइक्रो तरंग। तो दोस्तों सर्वाधिक ऊर्जा वाले जो विकिरण हैं वह है पराबैंगनी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? पराबैंगनी हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर पराबैंगनी जो है यह सर्वाधिक ऊर्जा वाले विकिरण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता वाला इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है। पहला ऑप्शन है कि पाई से लेकर के पाई स्टार, या फिर एन, या फिर पाई स्टार, या फिर सिग्मा से सिग्मा स्टार, या फिर पाई से सिग्मा स्टार। ठीक है, तो सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता वाली जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है वह कौन सी है? वह इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी एन से लेकर पाई स्टार, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में निम्न में के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है तो इनमें से जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से कौन सा होता है? पहला दिया गया है यहाँ पर कि पाई से लेकर के पाई स्टार, या फिर एन से लेकर के पाई स्टार तक, या फिर एन से लेकर के सिग्मा स्टार, यानी कि ये है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को प्रदर्शित करता है आपका। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा। सिग्मा से लेकर के सिग्मा से सिग्मा, यह जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या शो करता है? ये बताता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओके, ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 23 है कि पराबैंगनी स्पेक्ट्रम का वर्ण क्षेत्र है। पराबैंगनी स्पेक्ट्रम का वर्ण क्षेत्र में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है 2000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 3800 एंगस्ट्रॉम। ये ऑप्शन बी कह रहा है आपका कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 6999 एंगस्ट्रॉम। या ऑप्शन सी है आपका कि 6000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम। या ऑप्शन डी है 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम। तो पराबैंगनी स्पेक्ट्रम का जो वर्ण क्षेत्र होता है वह होता है दोस्तों 2000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 3800 एंगस्ट्रॉम तक। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है CH4 के लिए संभव इलेक्ट्रॉन संक्रमण होगा। तो CH4 के लिए संभव इलेक्ट्रॉन जो संक्रमण होगा वो होगा पाई से लेकर के माफ करिएगा सिग्मा से लेकर के सिग्मा स्टार, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा विद्युत चुंबकीय विकिरण से किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? ओके, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है वह विद्युत चुंबकीय विकिरण के किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है दृश्य एवं पराबैंगनी। ऑप्शन नंबर बी आपका है कि सूक्ष्म तरंगे। ऑप्शन सी है अवरक्त और डी दिया गया रेडियो तरंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा विद्युत चुंबकीय विकिरण के दृश्य एवं पराबैंगनी क्षेत्र से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 26 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि घूर्णन और कंपन संक्रमण के लिए यहाँ पर वर्ण नियम दिए गए हैं। घूर्णन और कंपन ये जो संक्रमण है इनके लिए वर्ण का नियम क्या है? तो इनमें जो वर्ण का नियम है वो क्या है दोस्तों? वह हो जाएगा इसमें से B = ±1 और J = ±1 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका इसमें सही आंसर है, सही जवाब है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सामान्यतः इनमें से कौन सा बंध 1690 से लेकर के 1760 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में अवशोषित होता है? इनमें से ऐसा कौन सा बंध है जो 1690 से लेकर के 1760 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र से द्वारा अवशोषित होता है? पहला आपका दिया गया है C+N से, बी आपका है N+O, सी है C+C और डी दिया गया है C+O से। तो इनमें से C+O आपका सही आंसर होगा। ठीक है, C+O इसमें से आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सामान्यतः अगर बात किया जाए तो इनमें 1690 से 1760 सेंटीमीटर के क्षेत्र में जो अवशोषित होता है वो C+O होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है अवरक्त स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज क्षेत्र क्या है? फ्रीक्वेंसी क्षेत्र पूछा गया है अवरक्त स्पेक्ट्रम की। ठीक है, यानी IR स्पेक्ट्रम जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? IR स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज क्षेत्र क्या है? पहला ऑप्शन है 3 × 10⁵, ऑप्शन बी है 3 × 10⁻10 और सी ऑप्शन कह रहा है कि 3 × 10⁴ और डी दिया गया नन ऑफ दीज। तो इनमें से जो सही आंसर है वो नन ऑफ दीज है, क्योंकि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं है। तो जो अवरक्त यानी IR स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होती है वो 1.9 × 10⁻13 से लेकर के 1.2 × 10⁻14 हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिया नहीं है। अगर ऑप्शन में आपको मिलेगा 1.9 × 10⁻13 या फिर आपको मिलेगा 1.2 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है, तो आप टिक करिएगा, वरना आप नन ऑफ दीज पर क्लिक करिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यूवी स्पेक्ट्रोमेकी आधारित है। यूवी स्पेक्ट्रोमेकी या स्पेक्ट्रोस्कोपी आधारित है नाभिक पर, इलेक्ट्रॉन के संक्रमण पर, कंपन पर या चुंबकीय क्षेत्र पर। तो 29 नंबर क्वेश्चन में जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो इलेक्ट्रॉन के संक्रमण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों CH3OCH2 ये दिया गया है मेथिल एथिल ईथर। मेथिल एथिल ईथर में PMR स्पेक्ट्रम में सिग्नल की संख्या पूछी गई है। सिग्नल की संख्या कितनी आएगी? सिग्नल की संख्या 1 आएगी या फिर 2 आएगी या फिर 3 आएगी या फिर 4 आएगी।
अगर मेथिल एथिल ईथर में पीएमआर स्पेक्ट्रम में सिग्नल की संख्या पूछी जाएगी तो सिग्नल की संख्या जो आएगी यहाँ पर वो 2 आएगी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, तरंग संख्या की यूनिट क्या है? तरंग संख्या की यूनिट क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया मीटर इनवर्स, किलोमीटर या सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए बताइए तरंग संख्या की इकाई। तो तरंग संख्या की जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर इनवर्स। क्या है दोस्तों? सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपका है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि एनएमआर के खोजकर्ता थे, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के खोजकर्ता कौन थे? E.M. पॉरवेल या फिर F. ब्लोच, ये दोनों संयुक्त रूप से या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों संयुक्त रूप से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के खोजकर्ता थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, एनएमआर के संदर्भ यौगिक का नाम बताइए। एनएमआर के संदर्भ में यौगिक का नाम आपको बताना है। पहला है बेंजीन, दूसरा है एल्कोहल, सी कह रहा है टीएमएस और डी कह रहा है एसिटिक एसिड। तो एनएमआर के संदर्भ में जो यौगिक का नाम है दोस्तों वो है टीएमएस। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34 की 2000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य जो है वो बराबर किसके होती है? तो 2000 एंगस्ट्रॉम की जो तरंग दैर्ध्य है वो किसके बराबर होती है? वो 200 nm के बराबर होती है। किसके बराबर? 200 nm के बराबर होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, IR स्पेक्ट्रोमेट्री आधारित है, यानी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो किस पर आधारित है? इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण पर, या बंध के तनन और बंकन पर, या फिर चुंबकीय क्षेत्र पर, या फिर त्वरण पर? तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आधारित है दोस्तों वो यहाँ पर इस क्षेत्र में बंधन के तनन और बंधन पर आधारित है, यानी बंकन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 है, बाथोक्रोमिक शिफ्ट में तरंग दैर्ध्य का विस्थापन हो जाता है, छोटी तरंग दैर्ध्य की ओर हो जाता है, या फिर लंबी तरंग दैर्ध्य की ओर, या विस्थापित ही नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट में तरंग दैर्ध्य का जो विस्थापन होता है वो लंबी तरंग दैर्ध्य की ओर होता है। किसकी तरफ? लंबी तरंग दैर्ध्य की ओर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, IR स्पेक्ट्रा में फिंगरप्रिंट क्षेत्र क्या है? IR स्पेक्ट्रा में फिंगरप्रिंट रीजन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 100 से लेकर के 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक, या 500 से लेकर 800 सेंटीमीटर इनवर्स तक, या फिर 1300 से लेकर 667 सेंटीमीटर इनवर्स तक, या फिर 1800 से लेकर के 1265 सेंटीमीटर इनवर्स तक। तो IR स्पेक्ट्रा में फिंगरप्रिंट जो क्षेत्र है दोस्तों वह क्या है? वह है 1300 से लेकर के 667 सेंटीमीटर इनवर्स तक। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री ऑप्शन ए दिया है एक विश्लेषणात्मक विधि है या एक संगठनात्मक विधि है। ऑप्शन सी है आपका कि ए व बी दोनों। ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है, ठीक है, जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है वह एक विश्लेषणात्मक विधि है, एक विश्लेषणात्मक प्रकार की विधि है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? एक विभिन्न विक्षेपण पर सूचक आयनों की गणना करता है, या विभिन्न विक्षेपण पर मास स्पेक्ट्रम प्रदान करता है, या ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वह क्या करता है? मास स्पेक्ट्रोमीटर विभिन्न विक्षेपण पर सूचकांक आयनों की गणना करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया आपका रासायनिक पदार्थ के गुणात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है, या ऑप्शन बी है रासायनिक पदार्थ के मात्रात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है, सी है आपका ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो उपयोग किया जाता है वह ए व बी दोनों के रूप में किया जाता है, यानी कि
या रासायनिक पदार्थ के गुणात्मक अध्ययन के लिए भी किया जाता है और रासायनिक पदार्थ के मात्रात्मक अध्ययन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, मास स्पेक्ट्रोमेट्री को अलग करने में सक्षम नहीं है आर्टिफिशियल आइसोमर या ज्यामितीय आइसोमर या ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 41, तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए व बी दोनों या दोनों सक्षम नहीं है मास स्पेक्ट्रोमेट्री को अलग करने में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 आपका है कि धातु निष्कर्षण की प्रक्रिया के निर्माण पर आधारित है। धातु निष्कर्षण की प्रक्रिया के निर्माण पर आधारित है। पहला ऑप्शन है उदासीन धातु क्लेट, ऑप्शन बी है धातु आयन, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो धातु निष्कर्षण प्रक्रिया के निर्माण पर इनमें से कौन सा आधारित है? तो इनमें से दोस्तों जो आधारित है वह है उदासीन धातु क्लेट। क्या उदासीन धातु क्लेट जो है ये धातु निष्कर्षण की प्रक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अधिशोषण वर्ण लेखकी के प्रकार पूछे गए हैं। ठीक है, अधिशोषण वर्ण लेखकी के प्रकार, पहला है 2, ऑप्शन बी कह रहा है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी कह रहा है 5। क्या अधिशोषण वर्ण लेखकी के 3 प्रकार हैं या 4 प्रकार होते हैं या 5 प्रकार होते हैं? तो अधिशोषण वर्ण लेखकी के जो प्रकार हैं वह 3 प्रकार हैं। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, आयन एक्सचेंजर वर्ण लेखकी एक प्रक्रिया है, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय या परिस्थितियों पर निर्भर होती है या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्क्रमणीय। आयन एक्सचेंजर वर्ण लेखकी जो एक प्रकार की प्रक्रिया है या उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, आयन एक्सचेंजर कितने प्रकार के होते हैं? तो आयन एक्सचेंजर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला होता है कैटायन एक्सचेंजर रेजिन और दूसरा होता है एनायन एक्सचेंजर रेजिन। ओके, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि आयन एक्सचेंजर कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे 2 प्रकार के। पहला है कैटायन एक्सचेंजर रेजिन और दूसरा कह रहा है एनायन एक्सचेंजर रेजिन। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि पेपर वर्ण लेखिकी को किसने प्रस्तुत किया था? पहला ऑप्शन है मार्टिन ने, सिंज ने या ए व बी दोनों ने या इनमें से कोई नहीं। तो पेपर वर्ण लेखिकी को प्रस्तुत किया था मार्टिन और सिंज दोनों ने मिलकर किया था। सो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर वर्ण लेखिकी को कब प्रस्तुत किया गया? तो पेपर वर्ण लेखिकी को कब प्रस्तुत किया गया था? 1943 में प्रस्तुत किया गया था। वह पेपर वर्ण लेखिकी को जो प्रस्तुत किया गया था वह 1943 में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 1943। क्वेश्चन नंबर 48 है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के लिए एल का मान क्या होगा? तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के लिए जो एल का मान होगा वह 2 होगा। एल का मान कितना आएगा? 2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण, बी है आपका आयनिक पदार्थ की विद्युत गतिशीलता, ऑप्शन सी है विभाजन क्रोमेटोग्राफी और ऑप्शन डी कह रहा है अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी। एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और इसमें विभिन्न प्रकार के आंसर दिए गए हैं बुक में। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का जो मुख्य सिद्धांत है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण पर ही आधारित है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर बी टिक करिएगा, आयन पदार्थ की विद्युत गतिशीलता। अगर कारणवश इलेक्ट्रॉनिक आकर्षण ना दिया जाए तब की बात मैं कह रहा हूँ, तब आप आयनिक पदार्थ की विद्युत गतिशीलता यहाँ पर टिक करेंगे, क्योंकि सबसे जो मेन अगर इसका सिद्धांत देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, किस तकनीकी को कलर लेखन भी कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया एनएमआर, पहला दूसरा है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, सी आपका है क्रोमेटोग्राफी और डी दिया गया ऑल ऑफ दीज।
तो इनमें से दोस्तों किस तकनीक को लेखन भी कहते हैं, यानी कलर लेखन कहते हैं? तो क्रोमेटोग्राफी को वर्ण लेखन भी कहा जाता है, यानी कलर लेखन भी कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों आज के इस क्वेश्चन में यानी इस मॉडल पेपर में हमने 50 प्रश्नों को चूज किया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे आपके पूरे यूनिट्स के, जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और शॉर्ट टाइप के, यानी कि ये क्वेश्चन आने की संभावना है। मेरा प्रयास यही था कि यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी दोस्तों अगर आपको और अच्छे से तैयारी करनी है तो लगभग 3 मॉडल पेपर और दिए गए हैं, उन मॉडल पेपर को भी देख लीजिएगा। बाकी अब क्वेश्चन तो आपकी यूनिवर्सिटी पर आधारित है कि वह किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगी। जैसा कि जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े हैं फर्स्ट सेमेस्टर से ही, तो आपने देखा है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में जो हमने बताया था वही प्रश्न पूछे जाते थे। बल्कि अब इस बार देखते हैं क्या प्रश्न आता है या कैसे प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो ये मिलाकर के 4 मॉडल पेपर हो जाएंगे। आप उन मॉडल पेपर को तैयार करके जाइएगा। और राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सबका एग्ज़ाम अच्छा होगा, आप सब धीरज बनाए रखिएगा और मेहनत करिए, आप सबका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि जिन्होंने लगातार जो सीरीज दी गई थी, बुक दी गई थी, उन्होंने उस बुक को तैयार कर लिया है, उसके क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लिया है। बाकी जो वीडियोस हमने दी थी उन लेक्चर को भी देख लिया, उन मॉडल पेपर को भी तैयार कर लिया है, तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।